हाय फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 2 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया था और अब हम कंप्लीट करेंगे 3 एलिमेंट्स के बारे में। तो आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आरएलसी सीरीज सर्किट का डायग्राम बना लूं। ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया है और यहाँ पर मैंने बी सोर्स के द्वारा एसी सोर्स के द्वारा सप्लाई दी है, जिसका वोल्टेज V है। ओके, और करंट फ्लो हो रही है I। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीरीज सर्किट में करंट का मान समान होता है। तीनों पे करंट का मान कैसा होगा? समान होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। R के अक्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया VR, L के अक्रॉस वोल्टेज मैंने माना BL, L के अक्रॉस कितना हो गया? BL, और C के अक्रॉस मैंने वोल्टेज माना VC। ये हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और R के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। ओके, अब हम चलेंगे इसके वेक्टर डायग्राम के बारे में। वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा? तो वेक्टर डायग्राम की बात करें, वेक्टर डायग्राम, इसको हम सदिश आरेख भी बोलते हैं। ओके, वेक्टर डायग्राम की बात करूं तो मैं पहले भी वेक्टर डायग्राम खिंचवा चुका हूं, बहुत सारे, लगभग 6 खींच चुके हैं और अब इसके खींचना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों पर समान क्या है, करंट समान है कि वोल्टेज। तो यहाँ पर तीनों सीरीज सर्किट में समान क्या है? करंट। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो चीज समान होती है उसको हम रेफरेंस लाइन के रूप में, रेफरेंस वेक्टर के रूप में लेते हैं। तो मैं एक रेफरेंस वेक्टर खींचूंगा। कैसे खींचूंगा? ये मैंने रेफरेंस ले लिया वेक्टर करंट। ओके, ये मैंने करंट का वेक्टर क्या कर दिया है? खींच दिया है। अब R के लिए चलते हैं। मैं R में बता चुका हूं कि R के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। और सेम फेज का मतलब होता है एक ही लाइन पर जहां करंट होगा वही वोल्टेज होगा। एंगल कितना होगा? 0 होगा। अगर R की बात करूं तो करंट यही है तो वोल्टेज कहां होगा? ये VR होगा। क्या हो गया? ये VR हो गया। ओके, ये R की बात खत्म हो गई। R के लिए दोनों चीजें हो गई, करंट और वोल्टेज। अब इंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो इंडक्टर में मैं पहले भी बता चुका हूं कि करंट पीछे होती है और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होगा। तो करंट पीछे होती है, लैग करती है, तो करंट तो वही रहेगी ना। तीनों के लिए करंट वही रहेगी। अगर करंट यही रहेगी तो वोल्टेज इंडक्टर का आगे होगा, क्योंकि करंट को पीछे रखना है। तो वोल्टेज हो गया ये हो गया BL। ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे C के बारे में। तो C के लिए करंट कहाँ होती है? कैपेसिटर में करंट I जो होती है वो 90 अंश अग्रगामी होती है, आगे होती है, लीड करती है। 19 एंगल पर लीड करती है करंट को आगे रखना है, वोल्टेज को पीछे रखना है। तो करंट तो ये है, अगर इसको आगे रखना है तो कैपेसिटर का वोल्टेज ये हो गया। ठीक, ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा वेक्टर डायग्राम के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब मैं अगर आगे की बात करूं तो यहाँ पर भाई 3 वोल्टेज है और मुझे इन तीनों वोल्टेज का क्या निकालना है? परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है तीनों वोल्टेज का। तो पहले मैं किन्हीं 2 का निकाल लूं, फिर बाद में उसका निकाल लूं, जो तीसरा वाला रह जाएगा तो परिणामी निकल आएगा। पहले मैं इन दोनों का वोल्टेज का परिणामी निकाल लेता हूँ। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर 2 वेक्टर अपोजिट है तो उनका परिणामी कैसे निकालते? जितना वोल्टेज ये है उतना वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप माइनस कर दो, तो अपना ये परिणामी इन दोनों का निकल आएगा BL माइनस BC। कितना आ गया? BL माइनस BC। ये जो परिणाम आया ये इसका और इसका, इन दोनों का परिणामी ये आ गया। ठीक, अब ये जो परिणामी आया इसका और ये VR, इन दोनों का निकाल दो। तो जब 2 भुजाएं आसन्न भुजाएं के रूप में दे रखी हूं तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं और फिर जो उसका परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो उसका डायगोनल विकर्ण होता है। तो मैं इधर से खींचूंगा इसके समांतर और इधर से खींचूंगा इसके पैरेलल में, खींच दिया। तो ये इसका निकला डायगोनल परिणामी रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वोल्टेज को मैंने V मान लिया। इतना आ गया होगा। पहले मैंने इन दोनों का परिणामी ये निकाला, फिर जो इसका और इसका रिजल्टेंट ये निकाल दिया।
ठीक। अब वी आर बराबर होता है आई आर, बी एल बराबर होता है आई एक्सएल, माइनस बी सी बराबर होता है आई एक्स सी। ठीक। इसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आई आर है और आई एक्स के लंबवत अगर आई एक्स है तो आई आर और आई एक्स का परिणामी क्या होता है, आई जेड। तो ये देखो ये आई आर है क्योंकि ये आई आर, तो ये भी आई आर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये आई आर है तो ये भी आई आर, ये आई आर और ये आई एक्स, तो आई आर और आई एक्स का परिणामी क्या हो जाएगा, आई जेड। ओके दोस्तों। अब परिणामी वोल्टेज V और करंट I, ये परिणामी तीनों का ये निकला और करंट ये है I, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, फाई। ओके। तो ये हमारा बन गया क्या, वेक्टर। ये इतना क्या बन गया, वेक्टर डायग्राम। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था आप लोगों को। ठीक है। अब अपना वेक्टर डायग्राम बन गया है। अब हमें ये देखना है कि इनके सारे पॉइंट्स क्या होंगे। चलो सभी पॉइंट्सों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करूंगा रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस प्रतिरोधी वोल्टेज ड्रॉप वी आर इक्वल टू आई आर। ठीक। ये तो आर के लिए हो गया। अब एल की बात करूं अगर मैं, तो एल के लिए क्या होगा, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टिव मीन्स प्रेरणिक वोल्टेज ड्रॉप बी एल आई एक्स एल। थर्ड, मैं कैपेसिटर की बात करूं तो धारतीय वोल्टेज ड्रॉप डीसी इक्वल टू आई एक्स। ठीक। तीनों ये वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं बात करूं किसके बारे में, परिणामी वोल्टेज बी। परिणामी वोल्टेज चौथा पॉइंट है। परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, तो भाई परिणामी वोल्टेज बी निकालना है। तो भाई ये देखो मैं इसके, ये वोल्टेज बी आर है और ये वाला वोल्टेज कितना होगा, तो भाई ये बी एल है, ये बी माइनस बी सी है, तो ये कितना होगा, बी एल माइनस बी सी ये होगा, क्योंकि यही तो बी एल माइनस बी सी है। ठीक। तो ये बी आर है, ये बी एल माइनस बी सी और परिणामी निकालना है बी। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बी आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे वर्गमूल, ये बन गया परिणामी वोल्टेज। 4 पॉइंट हो गए हमारे, हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट, अब चलते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। तो 5वें पॉइंट में हम चलते हैं इम्पीडेंस प्रतिबाधा चलते हैं हम इम्पीडेंस। तो देखो जो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई जेड। और यहाँ पर हमने रूट में क्या निकाला था, देखो हमने जो निकाला था V इक्वल टू क्या निकाला था, V इक्वल टू निकाला था रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो बी आर की जगह मैं आई आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी एल की जगह मैं आई एक्स एल लिख सकता हूँ, बी सी की जगह मैं आई एक्स सी लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर। ओके। तो ये मैंने इस फॉर्मूले से मैंने इसमें पुट कर दिया। तो आई जेड इक्वल टू आई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा, आई स्क्वायर यहाँ से आएगा, सबसे आई स्क्वायर का वर्गमूल आई आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इतने ओम। ये इसकी क्या निकल आई, ये इसकी इम्पीडेंस निकल आई, प्रतिबाधा निकल आई। ठीक है दोस्तों। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं पावर फैक्टर के बारे में। अब मैं निकालूंगा पावर फैक्टर। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, पावर फैक्टर कॉस फाई
cos फाई बराबर क्या होगा, cos फाई पावर फैक्टर मैं पहले भी बता चुका हूं कि वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, बी आर है, कर्ण कितना है, वी है, तो बी आर बराबर आई आर, आई जेड, आई से आई कैंसिल, आर अपॉन जेड, ये पावर फैक्टर। इसके बाद हम निकालेंगे 7th पॉइंट, फेज एंगल। क्या निकालेंगे, फेज एंगल। फेज एंगल, फेज एंगल यानी कि tan फाई, और tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना, अगर मैं ड्रॉप के बारे में लिखूं तो लंब कितना है, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आधार कितना है। अगर मैं ड्रॉप के बारे में लिखूं तो आई आर लिख सकता हूं, तो आई आर, आई कॉमन आएगा सो आई से आई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक, इसके बाद में बात करूं मैं 8वें पॉइंट के बारे में, तो अब मैं निकालूंगा रिएक्टिव फैक्टर, रिएक्टिव फैक्टर, रिएक्टिव फैक्टर साइन फाई। साइन फाई के बारे में बात करूं तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब है आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी, और कर्ण कितना है, आई जेड। अगर मैं आगे बात करूं तो आई कॉमन आ जाएगा, आई से आई क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन जेड। ये क्या निकल आया, ये रिएक्टिव फैक्टर। तो ये सारी चीजें हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, और मैं पावर के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, तो वो तीनों की वही रहती है हर सर्किट की। तो उस पिछली वीडियो से हमारी ये चीज नोट कर लें, और आरएलसी के बारे में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें। ओके दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आरएलसी पैरेलल सर्किट, वो हम कल पढ़ेंगे, और ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टार एंड डेल्टा यानी मल्टीफेज सिस्टम। ओके, थैंक यू दोस्तों।